गुड आफ्टरनून गाइस। नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम। वार्म वेलकम इसलिए क्योंकि अभी तो सर्दियां ही है ना, आपको वार्म होना पड़ता है, गर्म होना पड़ेगा। और बट इतना जरूर है कि सर्दियां अब अपने एंड पर पहुंच चुकी हैं और धीरे धीरे आपकी जो स्टडीज की तैयारियां है ना, जो प्रिपरेशंस हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वो भी अपने एंड तक पहुंचने वाली है। तो एंड तक तो पहुंचाइए जनाब उनको, जरूर जरूरत है आपको एंड करने की उनको। बिकॉज अगर आप तैयारियों का एंड नहीं करेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने अब तक जो तैयारियां करी हैं उनका रिजल्ट कैसे आएगा। मतलब आपको एग्जाम में बैठना होता है और लगभग उसके लास्ट डे तक आप प्रिपरेशंस करते हैं, और उन्हीं प्रिपरेशंस में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ आज मैं। आपको पता ही होगा कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और मैग्नेटिज्म, इन पर फोकस जरूर करना चाहिए। इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो गाइज आज उनमें से एक टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं, दैट इज लाइट। और लाइट में क्या क्या आप पढ़ेंगे ये आपको थोड़ा सा पहले से ही आइडिया आ गया होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सभी की बात होने वाली है। इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है इसका पता चलने वाला है, और कौन कौन से इमेज कब रियल हो जाते हैं, कब वर्चुअल हो जाते हैं, ये आज आपको इतने अच्छे तरीके से, इतना इजीली समझाने वाला हूं जो कभी आपने स्कूल की क्लास में नहीं समझा होगा। स्कूल की क्लास में आपने जब भी चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने क्या किया होगा, सिर्फ उसको पढ़कर रट्टा लगाया होगा क्वेश्चंस का। और अब भी आपके दिमाग में ये होगा कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है। वो सारी चीजें आज इतनी क्लियर कर दूंगा जैसे कि आप आईने में अपना चेहरा देख रहे हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द क्लास। और सबसे पहले पॉइंट पर हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक कॉमन सी बात बता देता हूं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे लाइन में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। आप कोई होलो पाइप लीजिए और उसे लगा दीजिए लाइट के सोर्स के सामने, और किसी भी पेपर पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप उससे लाइट पता कर सकते हैं, यहां पर वो आ जाएगी, यानी कि यहां आपको लाइट दिख जाएगी। लेकिन इसी केस में एक आप होलो कर्व पाइप लीजिए। होलो पाइप है, खोखला पाइप है, लेकिन कर्व पाइप है। ऐसा पाइप लीजिए और अब इससे इमेज पर, किसी भी चीज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट लाने की कोशिश कर दी। यहां से सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट एंटर कर रहा है, लाइट रेज यहां से एंटर कर रहा है, क्या ये यहां पर पहुंच पाएगा? नेवर। बिकॉज ये जो बेंडिंग हो गई है ना, ये यहां से इसको रोक देगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ही चलना पसंद करता है प्रकाश। उसको पानी की तरह टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना पसंद नहीं है। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो मेन पॉइंट हम जिसको समझना चाहते हैं, वो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हर एक चीज का जो रिफ्लेक्शन हो सकता है, आप बॉल को देके मारिए दीवार पर तो वो वापस आपकी तरफ आ जाती है, ये रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करता है सो वो रिफ्लेक्शन होता है। और लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइट की, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होगा? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आएगी, किसी शाइनिंग सरफेस से टकराकर वापस आएगी, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम दो रूल्स हमेशा हमें याद रखने चाहिए। पहला इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में है, जिसमें हम कहेंगे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इसको बहुत बढ़िया तरह क्लियर करने वाला हूं आज मैं आपके सामने कि एंगल आई और एंगल आर का क्या मतलब होता है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी चमकीले सरफेस पर आकर गिरती है तो उस रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा आपके सामने, इंसिडेंस, इंसिडेंट कहते हैं। और जब ये वापस टकराकर यहां से निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये दो चीजें आपको समझ में आई, रे ऑफ इंसिडेंस एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी के हम देख पा रहे होंगे बीचों बीच जो 90 डिग्री का एंगल होता है इनके, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और नॉर्मल से ही हम इनके एंगल्स को मेजर करते हैं, और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। नॉर्मल के सरफेस से इसको मेजर करेंगे, यानी कि यहां से मेजर करेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। इसका मतलब क्या है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर व्हेन रिफ्लेक्शन अकर। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तब आपको ये कॉमन सी बात जरूर मिलेगी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इसलिए इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि रिफ्लेक्शन के दौरान एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। दूसरे केस में क्या होता है कि जो इनका सरफेस है ना, जहां पर ये टकरा रही हैं, जिस सरफेस से वापस लौट रही हैं, वहां पर ये तीनों के तीनों जाकर मिल जाते हैं। यही दूसरा रूल होता है
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जिसमें हम कह सकते हैं एंड इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेस। तीनों एक ही प्लेस पर होते हैं, एक ही सरफेस पर होते हैं। यहाँ पर आपने देखा तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर मौजूद हैं। सो दिस इज द सेकंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यू कैन सी। नेक्स्ट वन, आप चीजों को किस वजह से देख पाते हैं, कई बार कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, योर आंसर विल बी रिफ्लेक्शन ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन वोक्यूबुलरी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, रियल इमेज के बारे में पढ़ेंगे और इन्वर्टेड इमेज के बारे में पढ़ेंगे। रियल और इन्वर्टेड बताता हूं आपको क्या होता है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जिस सोर्स से आ रहा है, अगर वो उसी सोर्स का स्क्रीन पर इमेज बना देता है, देन इमेज विल बी कॉल्ड अ रियल इमेज। कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई मिरर है, यहाँ से ये क्या करता है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आकर टकराती है और आपने कोई स्क्रीन यहाँ पर लगा दिया इसके सामने, ये रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर सेम जैसा सोर्स था वैसे ही इसने यहाँ पर पिक्चर बना दिया, इमेज बना दिया। सो वी कैन से दैट द इमेज इज रियल, बट इन केस इफ द image is not formed same like the object, you can say this is not a real image। और रियल इमेज नहीं है तो उसके इसमें आप उसको क्या पुकारेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। कौन सा इमेज कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आ रही होंगी कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या फर्क होता है। इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब होता है जैसे मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, सिर ऊपर पैर नीचे, ऐसा कैसा इमेज सामने नजर आता है आपको मिरर में, तो इसका मतलब क्या है, वो इरेक्ट है। लेकिन अगर सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ नजर आने लग जाए तो इसका मतलब क्या है, वो वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज है, जो कि आप अक्सर अपने प्लेन मिरर में घर पर देख पाते हैं। जब भी आप मिरर देखते हो तो आपका सिर ऊपर की तरफ ही नजर आता है, जिधर जैसा है वैसा ही नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो इरेक्ट इमेज है। लेकिन कहीं आपने ऐसा मिरर देखा है जब आपका सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं? जी हाँ, आप अपने घर का स्पून उठाइए, चम्मच उठाइए और उसके उस पार्ट में देखिए जिसमें आप खाना भर के खाते हैं, तो आपको दिखेगा कि आपका उल्टा उसमें इमेज नजर आ रहा है, वर्टिकली आप उसमें उल्टे नजर आ रहे हो। सो दैट इज इन्वर्टेड इमेज। अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास ले रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, तो अभी पॉज करिए वीडियो को यहीं पर और जाकर देखिए चम्मच उठाकर, और देखिए उसमें आपको दोनों साइड पर कैसे कैसे इमेज नजर आते हैं, आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगले पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ पर भी आपको वही चीजें बताई गई है कि वर्चुअल और रियल इमेज में क्या होता है। तो वर्चुअल रियल इमेज आपको समझ आ गया। वर्चुअल में क्या होगा, वर्चुअल में आप ऑब्जेक्ट को सेम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसा सोर्स से निकल के आया लाइट, वैसा का वैसा इमेज आपको नहीं मिल सकता। दूसरा, इसमें सिर्फ इमेज सीन्स होता है, रियल इमेज बनता ही नहीं है, रियली होता ही नहीं है। अंडरस्टैंड, वो आगे अंडरस्टैंड आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा इस एक्टिविटी से। इसमें क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मिरर रखा हुआ है और इसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है कि ये इमेज यहाँ पर बन रहा है, बट रियली नॉट हियर, ये केवल सीम हो रहा है यहाँ पर। सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज। और मिरर कौन सा है, दिस इज अ प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर से आपको कौन सा इमेज मिलेगा, हमेशा आपको वर्चुअल इमेज मिलता है प्लेन मिरर में। इरेक्ट मिलता है, वर्चुअल मिलता है और सेम साइज का। इन 3 पॉइंट्स को नोट कर लेना, वर्चुअल, सेम साइज एंड इरेक्ट। वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज इन प्लेन मिरर। और भी क्या चीज है इसमें, क्या खासियत है इसकी, देखिए जो प्लेन मिरर होता है ना, उसमें एक और चीज आपको अगले पिक्चर में जो समझ में आएगी, ये उसमें अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा देखना है तो जो प्लेन मिरर की हाइट है वो कम से कम ऑब्जेक्ट की आधी जरूर होनी चाहिए। आधी से अगर कम है तो आपको ऑब्जेक्ट पूरा नजर नहीं आएगा, आधी से ज्यादा हो या फिर आधी हो तो आपको ऑब्जेक्ट पूरा नजर आएगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। क्यों नजर आ रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज इसका पूरा का पूरा बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बीच में जो इमेज इसका मिरर है दैट इज एटलीस्ट हाइट ऑफ हाफ, कम से कम आधी हाइट उसकी जरूर है ऑब्जेक्ट से। ज्यादा बड़ा होता है तो पूरा तो नजर आएगा बड़े में, तो बड़ा कितना भी हो जाए फिर उसमें पूरा नजर आना है, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए। सो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ मिरर टू फाइंड द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा, एटलीस्ट हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। जो प्लेन मिरर होता है उसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि लेफ्ट का राइट नजर आता है। कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इंसान खड़ा हुआ है अपना राइट हैंड खड़ा कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन इमेज में आप देख पा रहे हैं उसका लेफ्ट हैंड ऊपर है, लेटरल इन्वर्जन। और ज्यादा क्लियर करता हूं, एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस वर्ड को आप जब देख रहे हैं
तो इसमें गौर करिएगा कि लेटरल इन्वर्जन होगा और वो किस तरह से होगा। पहले तो ई अपने आप को रिप्लेस करेगा, राइट से लेफ्ट में लाएगा, और फिर इसका जो अंदर का खुद का स्ट्रक्चर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? ई को हम कैसे लिख रहे हैं, इसमें जो टांग है वो राइट पर है, वो लेफ्ट में हो जाएंगे लाइक दिस। उसके बाद दूसरा लेटर आएगा सी, इसका ओपन पार्ट राइट में, वो लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद लेटर एन, जिसमें खुला हुआ पार्ट ऊपर है, यहाँ पर ये बंद पार्ट में हो जाएगा और ये खुला हुआ पार्ट इधर हो जाएगा। इस तरह इधर आप देखेंगे ए को सेम रहेगा, एल इस तरह से हो जाएगा, यू सेम रहेगा, बी को इस तरह से हो जाएगा और एम सेम रहेगा, ए सेम रहेगा। दिस इज द इन्वर्टेड पार्ट ऑफ अ वर्ड एम्बुलेंस। तो इन्वर्जन हुआ, लेकिन कौन सा इन्वर्जन हुआ? लेटरल इन्वर्जन हुआ, ना कि वर्टिकली इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में आप देखेंगे कर्व मिरर क्या होते हैं। ये तो प्लेन मिरर की बात हुई। प्लेन मिरर में आपने देखा कि वर्चुअल इमेज था, इरेक्ट इमेज था और सेम साइज का इमेज था। दूसरा उसमें लेटरल इन्वर्जन हुआ जो उसका खास पॉइंट बन जाता है। इसमें आप देख पाएंगे कि जो कर्व मिरर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। वो या तो बीचों बीच से बाहर की तरफ होंगे या अंदर की तरफ थोड़े से धसे होते हैं। उनमें जो कर्व होता है ना वो या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। वो बिल्कुल प्लेन सीधा का सीधा इस तरह से नहीं रहेगा जैसे प्लेन मिरर में आपने देखा, ऐसा नहीं रहना है। वो या तो इस तरह से रहेगा, इस वाले पार्ट में आप इमेज देखेंगे उधर से पॉलिश्ड पार्ट है इसका, या फिर ऐसे रहेगा, इधर से पॉलिश्ड पार्ट है और यहाँ से आप इसमें इसका अपना इमेज देख सकते हैं। बट इनमें फर्क क्या है, इनके जो इमेज बनते हैं उनमें क्या फर्क है उसको हम देखेंगे। और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, ज्यादातर इनका टेलीस्कोप में या बैकयार्ड सैटेलाइट डिशेज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कर्व मिरर में सबसे पहले हम बात करें, ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको एक कंफ्यूजन पैदा होगा देखकर, और उसी कंफ्यूजन को जब आप क्लियर करने बैठेंगे समझिए पूरा चैप्टर आपको क्लियर। कैसे? यहाँ पर जो गर्ल है वो मिरर के बिल्कुल पास है, और मिरर कैसा है? कर्व मिरर है, जो उसको हम कह सकते हैं कनकेव मिरर। और इस कनकेव मिरर में जो लड़की पास है उसका चेहरा देखिए बिल्कुल उसमें वर्टिकली इन्वर्जन नहीं है। वो सिर ऊपर है तो सिर ऊपर की तरफ है, बाकी धड़ नीचे है तो नीचे की तरफ भी सेम नजर आ रहा है, लेकिन चेहरा बड़ा नजर आ रहा है। गौर करिएगा इस बात पर। उसकी उसी मिरर के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ, थोड़ी दूरी पर जरूर है, लेकिन उसका इमेज देखिए, उसका सिर नीचे है और बाकी धड़ ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, यानी कि उल्टा नजर आ रहा है, उसका वर्टिकली इन्वर्जन हो चुका है। क्यों हुआ, यही आज हमारा सवाल है। और इस सवाल को क्लियर करते करते आपको रिफ्लेक्शन, इन्वर्टेड इमेज, रियल, वर्चुअल, ये सब कुछ क्लियर हो जाना है। सो गाइस बने रहिएगा क्लास में, लगातार लास्ट तक देखिएगा। आगे देखते हैं और क्लियर करते हैं उसी पॉइंट को जो कंफ्यूजन आया आपके दिमाग में कि एक ही मिरर के अंदर एक चीज का उल्टा और दूसरी चीज का सीधा पिक्चर इमेज क्यों बन रहा था। देखिए, फॉर रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड द मिरर, आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और वो कहा रख दिया फोकस और, अब ये पहले समझ लीजिए फोकस और कर्वेचर क्या है। तब जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक इस चैप्टर को, इस इमेज वाले फॉर्मेशन को पढ़ना बेकार है। समझिए क्या है कर्वेचर। ये कोई कर्व मिरर आपके सामने है और इस कर्व को अगर मैं पूरा कर दूं, इस गोले को पूरा कर दूं, तो जहां तक ये जाता है ना पूरा होने के लिए वो इसका कर्वेचर कहलाता है। मैंने इस गोले को पूरा कर दिया, यहां अगर पूरा हुआ तो ये इसका कर्वेचर है। यानी कि एक डायमीटर जहां कंप्लीट हो जाता है, जो डिस्टेंस होता है डायमीटर का, वो इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पर कर्वेचर कहलाएगा। और इसका जो हाफ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस बीचों बीच मौजूद है, कर्वेचर उसकी फुल लेंथ पर मौजूद है। अंडरस्टैंड। चलिए, अब यही गोले को हमने क्या किया, इससे मिरर बना लिया और मिरर बन गया कनकेव। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, ये जो रेड लाइन है ये आपको ऑब्जेक्ट को शो कर रही है। हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास एरो बनकर आता है किसी भी इमेज के अंदर मिरर के केस में, और वो एरो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, इमेज या ऑब्जेक्ट कैसा है, इरेक्ट है, सीधा रखा हुआ। और जब भी एरो नीचे की तरफ बनता है तो समझिएगा जो ऑब्जेक्ट है या इमेज है वो इन्वर्टेड है, उल्टा। समझ गए होंगे। चलिए, तो एरो का मतलब ये होता है, आगे एरो से ही आपको खेलना है और ये एरोज आपको बताएंगे लगातार कि किस तरह से कोई भी इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, वर्चुअल है, क्या है। यहां देखा हमने ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, दो रेज इससे निकलती हैं और ये रेज टकराकर जब वापस लौटती हैं, जहां जाकर ये मिलती हैं वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा ये वाली रे यहां से जाती है, यहां गई, दूसरी वाली रे यहां टकराकर यहां निकलती है और यहां पर जाकर ये मिल जाती हैं। और जैसे ही मिलती हैं, जहां पर ये मिली, देखिए यहां मिली तो यहीं पर फॉर्मेशन हो गया इमेज का। और क्या देखा आपने, एरो ऊपर की तरफ, मींस सीधा
इरेक्ट इमेज बन रहा है। और कौन से केस में बना? जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास था, मिरर के बिल्कुल नजदीक था। तो जो आपने लास्ट पिक्चर में देखा, लड़की कहां पर थी? वो पास थी, मिरर के पास थी, इसलिए उसका इमेज बन रहा था रियल, यानी कि सीधा इरेक्ट बन रहा था, सॉरी इरेक्ट बन रहा था, ऊपर की तरफ बन रहा था, बड़ा बन रहा था। दोनों आप देख पा रहे हो, देखिए ये एरो इस एरो से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? अगर आप कॉनकेव मिरर के पास में किसी चीज को रखोगे तो उससे बनने वाला इमेज हमेशा बड़ा बनेगा और इस तरह का बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, और दूसरे पॉइंट में क्या होगा? अब आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा खिसकाना शुरू कर दिया, आप तो सी और फोकस के बीच में ले आए। पहले केस में कहा था फोकस और मिरर के बिल्कुल बीच में था, और अभी कहां पर है? ये कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आए। तो यहां से आपने देखा अभी पीछे नहीं बन रहा इमेज मिरर के, अब आगे बनने लग गया और उल्टा है, नीचे की तरफ एरो, तो इसका मतलब क्या है? उल्टा है और साइज में बड़ा है। तो यही चीज आपने देखा होगा लड़के के केस में, जो उसी मिरर में लड़का था वो थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था, उसका इमेज उल्टा बन गया लेकिन साइज में बड़ा था। सो इन्वर्टेड एंड लार्जर, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड लार्जर। लेकिन इससे पहले केस में आपने देखा रियल इमेज नहीं था, क्या था? वर्चुअल था। क्या था? वर्चुअल था। तो जो इरेक्ट इमेज होते हैं वो वर्चुअल होते हैं और जो इन्वर्टेड होते हैं वो रियल होते हैं। अंडरस्टैंड? और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको अगले पिक्चर में। एक रियल ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पर रख देते हैं, कर्वेचर पर ही रख देते हैं, तो उसका इमेज कर्वेचर पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा लेकिन इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। देखिए आप, इन्वर्टेड है, सेम साइज का है, उसी प्लेस पर है, कर्वेचर से कर्वेचर पर ही इमेज बन चुका है। और ये कब होगा? जब कर्वेचर पर ही आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसको देखिए जरा। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, अगर आपने सी से भी दूर रख दिया, बियॉन्ड सी, सी से भी दूर रख दिया, तब क्या होगा? तब ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पर जो रे उससे निकल के आएगी, लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट, वो नीचे की तरफ इमेज बना रही है, छोटा बना रही है। कहने का मतलब ये है, अब आप जितना दूर ले जाएंगे ना ऑब्जेक्ट को, कहां से? कनकेव मिरर से, कनकेव मिरर से जितना दूर ले जाएंगे वो उतना छोटा करता चला जाएगा इमेज को, लेकिन वो कैसा रहेगा? वो रहेगा इन्वर्टेड ही, उल्टा। और वो कहां पर आकर, जब तक फोकस पर नहीं आ जाता तब तक वो इन्वर्टेड ही रहने वाला है। फोकस पर आकर एक पॉइंट बना देगा छोटा सा, तब आप कहेंगे कि दिस इज वेरी मच डिमनाइज, यानी बहुत छोटा हो चुका है। और ये कब होता है? जैसे कि आप सन के सामने, सन हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, उसके सामने आप कनकेव मिरर को लगाते हो तो एक छोटा सा पॉइंट बना देता है स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब क्या है? बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा सा बना दिया, लेकिन रियल बना दिया, रियल इमेज बनाया, डिमनाइज कर दिया बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से। और ये चीजें आपको अगले पिक्चर में और ज्यादा क्लियर होने वाली हैं। सो बने रहिए क्लास में लगातार। What size image is formed the real object is placed at the focal point? अगर फोकस पॉइंट पर ही रख दे तब क्या होगा भैया? फोकस पॉइंट पर रख दिया ना तो इमेज बनने वाला है ही नहीं, फिर तब क्या होगा? ये देखिए दोनों की दोनों रे हैं वो दूर दूर चल रही है, एक दूसरे से मिल ही नहीं रही है, कहीं पर भी एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, और पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं, नहीं मिलेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन होना ही नहीं है। सो दिस इज द लास्ट केस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। अंडरस्टैंड? रियल ऑब्जेक्ट अगर आपने फोकस पर रखा है तो इमेज इंफिनिटी होता है, बनता ही नहीं है कहीं पर भी। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर को तो आप लाइव देख सकते हो कभी भी अपनी मोटर बाइक में, या आपके पास गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो उसमें जो बाहर वाला मिरर होता है इसमें पीछे की चीजों को देखा जाता है, उसमें कभी अपने आप को देखिए, आपका चेहरा आपको छोटा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा, और वो रियल इमेज कभी होता ही नहीं है। तो उसको क्या कहोगे आप? हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, वर्चुअल इमेज हो जाता है, यानी कि रियल नहीं होता है, और वो बहुत सारी चीजों को पीछे कवर करता है, एरिया बढ़ जाता है, उसका व्यूइंग एरिया बढ़ जाता है। ये किसमें होता है? कॉन्वेक्स मिरर में होता है। इसी वजह से आपकी गाड़ियों में, आपकी बाइक में कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, ताकि आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा देख सकें और सीधा देख सकें। रिफ्लेक्शन, और समझ लीजिए कि रिफ्लेक्शन क्या, दोनों वर्ड लगभग लगभग सेम जैसे लगते हैं लेकिन बहुत फर्क है दोनों के अंदर। रिफ्लेक्शन में लाइट टकराकर वापस जाती है उसी डायरेक्शन में, लेकिन रिफ्लेक्शन में लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराएगी जो ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें से आर पार चली जाएगी। ग्लास, वाटर, आईबॉल, एयर, ये ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, और जब इनमें से एयर पास होगा तो वो पास ही हो जाएगा, टकराकर वापस नहीं आना है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन होता क्या है कि हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना एक डेंसिटी होती है, जितने ज्यादा डेंस होंगे ना ऑब्जेक्ट, लाइट में से जब ट्रेवल करेगा तो वो स्लो डाउन हो जाएगा, और उस स्लो डाउन की वजह से उसमें डेविएशन आएगा, और उस डेविएशन के कारण ही हम इस वर्ड को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो प्रेजेंस ऑफ मटेरियल स्लो लाइट्स प्रोसेस, लाइट के प्रोसेस को जो स्लो कर देते हैं वो कैसे करते हैं? उनमें जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से।
इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो ग्लास का होता है वो 1.52 होता है, ध्यान रखना। ग्लास का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.52, यानी कि ये ज्यादा बहुत है। वाटर का होता है 1.33, एयर का 1.00028 और वैक्यूम का 1, यानी कि एक्जैक्टली 1 होता है। अब इसे आप क्या समझे, इनमें से किसमें लाइट ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा? जिसका इंडेक्स जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम है उसमें लाइट ज्यादा ट्रेवल करेगा, और जिसका ज्यादा है उसमें वो चलेगा। तो वैक्यूम में लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है, कितना करता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है लाइट वैक्यूम के अंदर, और एयर में थोड़ा सा फर्क है, माइनर से। इसलिए लगभग यही क्वांटिटी इसमें भी मानी जाती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एयर में चलता है। लेकिन जैसी बात आती है वाटर की और ग्लास की, तो लगभग 5 गुना स्लो डाउन हो जाती है स्पीड ग्लास में, किससे? वैक्यूम के कंपैरिजन में। यू विल बी नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? गौर से देखिए इस पिक्चर को, आप देख पाएंगे रे ऑफ लाइट एयर से आ रहा है, ग्लास में एंटर किया, और ग्लास में एंटर करते ही डेविएशन शो कर दिया। कैसे हुआ डेविएशन? देखिए यहां, ये लाइट आनी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन में चलता है क्योंकि लाइट तो ऐसे आनी चाहिए थी, यहां से निकलनी चाहिए थी, बट ये तो इधर की तरफ थोड़ा सा क्या कर गया, खिसक गया है, और इस खिसकने को ही कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां नॉर्मल होना था तो नॉर्मल की तरफ खिसक कर आ गया है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप देखते हो ना कि आपने किसी कांच के गिलास में पानी भर के उसमें कोई पेन रख दिया तो वो थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है, जबकि वो है सीधा। आप किसी साफ तालाब में कोई लकड़ी डाल दीजिए सीधी, कोई छड़ी डाल दीजिए सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जो, तो आप देखेंगे वो मुड़ी हुई टेढ़ी नजर आ रही है। आप किसी ग्लास में, कांच के में नींबू को डाल दीजिए, वो साइज में बड़ा नजर आता है। आप तारों को देखते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, स्टार्स जो है ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, बट दे आर नॉट ट्विंकलिंग, दे आर फिक्स एट देयर प्लेसेस, बट दे आर सीम्स टू बी ट्विंकलिंग। हाउ? व्हाई? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किस लिए होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वो थोड़ा सा अपने रास्ते से नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर हो जाता है। दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो गाइज बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। और क्योंकि ये अभी आधा ही पार्ट था इस चैप्टर का, केवल मैंने आपको आज मिरर करवाया है। अगली क्लास में आपको लेंसेज के बारे में बताऊंगा, क्लियरली समझाऊंगा लेंसेज का भी आपको, जिस तरह से आपको करवाया मैंने आज मिरर्स पे। तो गाइज बने रहिएगा, क्लास जरूर देखिएगा, अगली क्लास को मिस नहीं करना है। आप कड़ी से कड़ी बनाकर क्लासेस को देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और मिस करते रहेंगे तो फिर आप मिस ही कर देंगे सारी अपॉर्चुनिटीज को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सिर्फ एक काम कर दीजिएगा, वीडियोस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ताकि आपको लाइव क्लासेस भी मिलती रहें, आपको हमारे जितने भी वीडियोस है रिकॉर्डेड क्लासेस के वो भी मिलते रहें, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहे जब तक आपकी प्रिपरेशन पूरी होती है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।